गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया होगे और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कंपनी लोगों को पढ़ने में। कंपनीज आज तक हमने सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं। और ये कंपनी जो है वो एक जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बेहतर होती है। तो आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो है हमारे कंपनी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आती रहेगी। तो अभी 1 से 2 क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में हम कुछ बेसिक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब आगे की क्लासेस एडवांस होगी तो ये बेसिक्स जो आपको आज और कल की वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन नोट कीजिएगा और दिमाग में डालिएगा, इधर से घुसाना है और इधर पहुंचाना है, निकालना नहीं है। ठीक है ना? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम कॉर्पोरेट लॉ। मैम कभी आप कॉर्पोरेट लॉ बोल देते हो, कभी कंपनीज एक्ट 2013 बोल देते हो। अरे दोनों एक ही है। कॉर्पोरेट लॉ जो है, लॉ और एक्ट, आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि लॉ एक बहुत ज़्यादा वाइड टर्म होती है और एक्ट एक नैरो टर्म होती है। लॉ में बहुत चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है ना? जैसे एक्ट हो गया, सर्कुलर्स हो गया, नोटिफिकेशंस होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। लेकिन जो एक्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट लॉ बोलो। आज मैं कुछ नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आज लॉ लिखा है, अदरवाइज मैं कंपनीज एक्ट 2013 ही लिखती। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हमारे पेज पे आते हैं, स्लाइड पे, जिसमें आज देखें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, अपनी इस क्लास में। डेफिनेशन ऑफ कंपनी को दोबारा से गो थ्रू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को पढ़ेंगे। कहते हैं कि जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं पढ़ा, कॉर्पोरेट व्हील के बारे में नहीं पढ़ा, व्हील इसको कोई कुछ लोग जो होता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी बोलते हैं। आप इसको व्हील बोलो एक ही बात है। टाइप्स ऑफ कंपनी को अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और सम अदर बेसिक टर्म्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं सीए दीपिका बंसल, ठीक है, आप लोगों की होस्ट, आप लोगों की दोस्त, आप लोगों के एजुकेटर, मेंटर, सब कुछ। और हम अपनी इस जर्नी में बड़े ही मज़े ले लेके आगे बढ़ रहे हैं, सीखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सेक्शन 220 जो है वो कंपनी की डेफिनेशन बताता है। देखते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है। कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि कंपनी वो कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, या तो वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। किस एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो जो कंपनी, उसको कंपनी कहते हैं, या फिर किसी और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर वो रजिस्टर्ड हो। जैसे हमें पता था कि 2013 से पहले जो इसका प्रीवियस कंपनी लॉ था वो 1956 था, ठीक है ना, और उससे पहले भी एक लॉ था। ठीक है ना? तो कंपनी भले ही किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हो या 2013 में बनी हो, जो भी कंपनी चल रही है वो सारी की सारी कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आती है। एक और हमने कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ा था, और वो क्या था? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग separate legal entity, perpetual succession, limited liability, and a common seal, चलिए, तो कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहते हैं? कि कंपनी और उसका मेंबर दो अलग अलग लीगल एंटिटी है।
कंपनी के खुद के अपने राइट्स होते हैं, कंपनी की खुद की अपनी पावर होती है, और एक पर्सन, नेचुरल पर्सन की जो अपनी पावर, जो अपनी लिमिटेशंस होती है वो होती है। दोनों अलग अलग एंटिटी है, लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर को कुछ हो जाने से कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर आते और जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंपनी जो है अगर उसको आगे जाके कभी भी उनके ऊपर देनदारी आती है, लाइबिलिटी होती है, तो उस केस में कंपनी जो है अपने मेंबर्स से कुछ ही पैसा मांग सकती है, कुछ ही लिमिटेड लाइबिलिटी मांग सकती है। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड भी रहती है। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की अपनी खुद की एक स्टैंप होती है जिसके थ्रू वो सारे के सारे कार्य, जो काम है वो करते हैं। ठीक है ना, मैंने कार्य बोल दिया बट कोई दिक्कत नहीं, कार्य काम एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं घूंघट। ठीक है, और कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, ये कंपनी का घूंघट। ठीक है ना, देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस को जनरली आजकल हम जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं तो कंपनी हमें एक बेहतर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमें क्या कहती है कि जो कंपनी है और जो कंपनी के मेंबर है वो दोनों अलग अलग एंटिटी है, वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है ना, तो जो कंपनी की पर्सनैलिटी होती है, कंपनी की खुद की पहचान होती है, कंपनी का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम जो होते हैं वो कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट होता है वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर्स को कंपनी से डिफरेंट माना जाता है। कंपनी की खुद की पर्सनैलिटी होती है, कंपनी के खुद के राइट्स होते हैं, कंपनी की खुद की पावर्स होती है। कंपनी के खुद की पावर्स में ये भी आता है कि कंपनी किसी के ऊपर केस भी लगा सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। ठीक है ना, तो कॉर्पोरेट व्हील सिंपल सी बात है। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब कि कंपनी की खुद की एक पर्सनैलिटी होती है जो कि मेंबर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट आया वो पहली बार डेवलप हुआ था इस केस लॉ से, दैट इज ऑक्स वर्सेस टर्क्वेन। लेकिन इसको फॉर्मली मतलब कहते हैं कि कंक्रीट बनाया, इस्टेब्लिश किया सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ने, एंड ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड ने। कहते हैं कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोल रही थी बट वो अब लाइन अधूरी रह गई थी, कि जिसने कंपनी लॉ को पढ़ा और कॉर्पोरेट वेल को नहीं पढ़ा उसने कंपनी लॉ को नहीं पढ़ा। ठीक है ना, कॉर्पोरेट लॉ को उसने नहीं पढ़ा। और सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट व्हील का या कंपनी लॉ का एक बहुत बड़ा केस लॉ है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला केस लॉ है उसके कारण हमारा जो कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ था पहली बार, लेकिन इन दोनों केस की वजह से हमारा जो कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ और लीगली अप्लाइड होने लग गया बाकी केस लॉज में भी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, ये इन केसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि किसी ने कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ा और सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को नहीं पढ़ा, तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इस केस लॉ को समझते हैं कि केस लॉ था क्या। देखिए, एक पर्सन थे मिस्टर एरोन सैलमन, इनका एक खुद का बिजनेस था, स्पेशलाइज था इनका खुद का बिजनेस, स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर बूट। इनकी जो ये जो अपना बिजनेस करते थे उस बिजनेस की जो वैल्यू थी वो 38,000 पाउंड की थी। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई दैट इज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी, सैलमन एंड
सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। और अपना ये वाला जो बिजनेस है, ये इन्होंने, इनका खुद का जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, इन्होंने इस कंपनी को बेच दिया 38,000 पाउंड में। इस कंपनी की खुद की जो शेयर कैपिटल थी वो 40,000 शेयर्स की थी, और हर एक शेयर की जो वैल्यू थी वो 1 पाउंड की थी। अगर इसकी शेयर कैपिटल की बात करें, इस कंपनी के मेंबर्स की बात करें, तो इनके मेंबर्स में सैलमन खुद थे, उनकी एक नहीं मतलब उनकी वाइफ थी, उनकी एक डॉटर थी और उनके 4 बेटे थे। सबके पास एक एक शेयर था, सब कंपनी के मेंबर थे, सबके पास एक एक शेयर था, और इन 4 बेटों के पास भी एक एक करके 4 शेयर थे। लेकिन सैलमन जी ने खुद अपने पास 20,000 शेयर्स रखे। अब क्या हुआ कि कंपनी, 1 साल तक कंपनी ने काम किया और कंपनी की हालत हो गई बुरी, तो कंपनी चली गई लिक्विडेशन के केस में। सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, कहानी बता रही हूँ मोटी मोटी क्योंकि आपको केस का पता होना चाहिए बस। आफ्टर 1 ईयर कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन के जब टाइम पे देखा गया तो देखा गया कि कंपनी के पास जो एसेट्स है, ओके, एक चीज़ मैं और बताना भूल गई थी, सैलमन जी के पास 20,000 शेयर तो है ही है, प्लस उनके पास 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स भी थे, ठीक है ना, उनके पास 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे और 20,000 शेयर्स थे, ठीक है ना, सैलमन जी के पास खुद के पास। अब 1 साल बाद जब कंपनी लिक्विडेशन में गई तो देखा गया कि कंपनी के पास 6,000 पाउंड की एसेट्स है और 17,000 की लाइबिलिटी है। अब यहाँ पे बात आती है कि कंपनी के पास जो फंड्स है वो लिमिटेड है, और यहाँ पे अगर हम कंपनी के लाइबिलिटीज़ की बात करें, जब लिक्विडेशन होगा तो किस किस को पे करना है, तो कंपनी के पास 2 पर्सन थे जिनको हमें पे करना है। एक है हमारे पास डिबेंचर होल्डर और एक है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस 17,000 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो हिस्सा था वो 7,000 का था, 7,000 पाउंड्स का, और डिबेंचर होल्डर जो कि खुद सैलमन थे, हमने देखा ना अभी कि सैलमन के पास 20,000 शेयर्स थे और 10,000 के डिबेंचर्स थे, ठीक है ना, तो डिबेंचर होल्डर में सैलमन खुद थे, तो उनकी जो लाइबिलिटी बनती है वो 10,000 की बनती है। अब यहाँ पे इशू 2 आते हैं। इशू 2 ये आते हैं कि पूरी की पूरी जो सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड थे, वो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, वो पूरी की पूरी कंपनी जो है वो सैलमन की फैमिली ही चला रही थी। सैलमन, सैलमन की वाइफ, सैलमन की बेटी और सैलमन के बेटे, पूरी की पूरी कंपनी को ये चारों ही ये सारे के सारे पर्सन्स मैनेज कर रहे थे। तो इशू ये आता है कि जब पूरी की पूरी कंपनी एक ही फैमिली चला रही है, तो ये फैमिली जो है वो इस कंपनी से कैसे अलग हो गई? ये कंपनी से अलग हो ही नहीं सकती। तो कंपनी की खुद की कोई एंटिटी नहीं है, और अनसिक्योर क्रेडिटर ने यही बोला कि भाई पूरी की पूरी फैमिली ही इस बिजनेस को चला रही है, तो कहीं ना कहीं मेंबर की सेपरेट एंटिटी नहीं है इस कंपनी से, और पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक्ट एज एन एजेंट की तरह ही काम कर रही है इस कंपनी के लिए। कंपनी को पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेज और कंट्रोल जो है वो पूरी की पूरी कंपनी कर रही है, तो पहले तो पैसे मुझे मिलने चाहिए। तो जब ये केस जो है वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा जी जिस दिन
Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? टू, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है. सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. सैलमन एंड कंपनी रजिस्टर हुई, उसी दिन से ये एक लीगल पर्सनैलिटी बन गई. मतलब सैलमन एंड कंपनी का एक खुद का वजूद है और खुद की एक एंटिटी है, जिसके कारण इसके जो मेंबर है सैलमन और उसकी फैमिली जो है वो इस बिज़नेस से बिल्कुल अलग है. ये दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, ठीक है. और इन दोनों को एंटिटी मानते हुए जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कहते हैं कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, एज पर द कंपनी लॉ हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड लायबिलिटीज़ को पहले पे किया जाता है. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात के ऊपर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि सैलमन एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है, और इस केस में अगर ये अलग एंटिटी है तो डिबेंचर होल्डर को पहले पेमेंट मिलेगी और 10,000 की जो लायबिलिटी है उसको हम पहले पे करेंगे, ठीक है. तो इस केस से हमें ये पता लगा, कॉर्पोरेट व्हील का पता लगा. कॉर्पोरेट व्हील एक इस्टेब्लिश हो गया, ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो गया कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर से सेपरेट होती है, ठीक है. चलिए आइए अब अगला केस पढ़ते हैं. अगले केस में क्या है, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, ठीक है. इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि देखिए ली एक पर्सन था, ठीक है. इसने क्या किया, एक कंपनी बनाई दैट इज लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, जिसके जो है वो आई थिंक 3000 शेयर्स थे, जिसमें से ली जो है वो 2099 शेयर्स को होल्ड करता था. लीज के पास इस कंपनी के इतने शेयर्स को होल्ड करता था. प्लस ली जो था उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और चीफ पायलट भी था. अब क्या हुआ कि कंपनी का काम करते हुए एक एयर क्रैश हुआ जिसमें जो ली है
उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि जब ली की डेथ हो गई तो ली की जो विडो थी उसने कंपनी से पैसा मांगा, ली की विडो ने कंपनी से पैसा मांगा, कंपनसेशन मांगा। अब कंपनसेशन को समझने से पहले क्यों कंपनसेशन मांगा, तो इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी एक कंपनी फॉर्म होती है और उसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है। और मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन में ये लिखा हुआ है कि जब भी सर्वेंट को अगर कुछ भी होता है, अगर ड्यूरिंग द ऑफिस वर्क अगर एम्प्लॉयज को कुछ भी होता है तो उस केस में कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ता है, मास्टर्स को देना पड़ता है। तो कंपनी का ही काम करते हुए जो है ली की डेथ हो गई थी, जिसके कारण जो ली की विडो है वो आई और उन्होंने कंपनसेशन मांगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी थे उन्होंने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो ली है वो एक तरीके से पूरी की पूरी कंपनी को ओन करते हैं, पूरी की कंपनी को होल्ड करते हैं, तो हम तो और कंपनी जो है वो एक ही मानी जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट इतना फॉर्म नहीं था, इतना कॉन्क्रीट नहीं था, तब बोलते थे इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते थे और जो भी क्रेडिटर्स वगैरह है वो बोलते थे कि भाई कंपनी जो है वो ली ही होल्ड कर रहा है, तो ली ही सारे काम कर रहा है, और अगर ली ही सारे काम कर रहा था तो ली और कंपनी में कोई फर्क थोड़ी ना। तो इसलिए कंपनसेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जो ली है वो मेंबर है, ना कि वो एम्प्लॉय है। जब ये चीज़ कोर्ट में गई तो कोर्ट में ये केस हुआ, ठीक है, जहाँ पे कोर्ट में सैलमन वर्सेस सैलमन को आधार बनाया गया, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को आधार बनाया गया, और ये देखा गया कि यस राइट है कि जो कंपनी है ली और जो ली फार्मिंग लिमिटेड है, लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड है, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। लेकिन जिस टाइम ली की मृत्यु हुई उस टाइम पे वो सर्वेंट भी था कंपनी का, और वो जब मरा और जो भी कंपनसेशन मांगा जा रहा है विडो के द्वारा, वो सारा का सारा इन द कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट मांगा जा रहा है। तो यस, भले ही ली उस कंपनी का मेंबर जरूर है और मेजर शेयर होल्डर है, ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा ओनर ही है, लेकिन फिर भी उसने सर्वेंट की कैपेसिटी में पैसे मांगे, इसलिए कंपनसेशन दिया जाएगा। तो जो भी आधार बनाया गया वो इसी चीज को आधार बनाया गया कि मेंबर्स जो है, इन दोनों के बीच में जो है, मेंबर के बीच में और कंपनी के बीच में एक पर्दा लगा दिया गया, एक घूंघट लगा दिया गया कि ये जो एक पर्सनैलिटी है, ये एक जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सनैलिटी है और ये इस पर्दे में रहेगी, और ये पर्दा जो है इन दोनों को अलग अलग रखता है, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस के बाद ये तो पक्का पक्का हो गया कि मेंबर की पर्सनैलिटी कंपनी की पर्सनैलिटी से अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड से हमें ये पता लगा कि भले ही पूरी कंपनी जो है वो एक ही फैमिली मैनेज कर रही है और पूरा का पूरा प्रॉफिट भले ही वो कंपनी वो पूरी की पूरी फैमिली अपने घर लेके जा रही है, लेकिन फिर भी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड सैलमन से अलग है। और इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और लिक्विडेशन के केस में कंपनी जो है वो अपने सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ को पहले पे करेगी, दैट इज़ डिबेंचर होल्डर्स को पहले किया जाएगा। हालांकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहता है कि भाई ये तो सारा का सारा पैसा ही लेके जाते हैं, तो ये तो उन्हीं की कंपनी है, ये तो उन्हीं के एजेंट है, तो पहले मुझे पैसे मिलने चाहिए। लेकिन नहीं, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है और उसको पेमेंट जो है वो पहले नहीं मिलेगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, पहले डिबेंचर होल्डर की ही पेमेंट होगी और उसके बाद कहीं जाके अगर कंपनी के पास पैसा बचा होगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी आएगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ द ली फार्मिंग लिमिटेड हमने ये देखा ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के केस में कि भले ही पूरी की पूरी कंपनी जो है वो ली ही ओन करता है, लेकिन फिर भी ली जो है वो उस कंपनी का सर्वेंट भी था, एक तरह से एम्प्लॉय भी था, मैनेजिंग डायरेक्टर भी था। तो अगर कुछ भी होता है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा इन द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। भले ही वो पूरी की पूरी कंपनी उसकी हो, लेकिन फिर भी उनको कंपनसेशन मिलेगा इन द कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट, क्योंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय भी था और ली जो है वो ली एयर फार्मिंग लिमिटेड से अलग थी। तो इस दोनों केसेस से हमें ये पता लगा कि कॉर्पोरेट वील ने
बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ एडवांटेजेस दी है, जिसका फ़ायदा जो है हम आज उठाते हैं। और वो फ़ायदे क्या है, वो एडवांटेजेस क्या है। वन इज़ लीगल पर्सनैलिटी, की कंपनी की खुद की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, कंपनी एक खुद की एक वजूद रखता है। सेकेंड वन इज़ परपेचुअल सक्सेशन, की अगर मेंबर को कुछ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है एंड कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैन स्यू और कैन बी स्यूड। कंपनी किसी के ऊपर केस भी फाइल कर सकता है और कंपनी के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि अपनी एक इसकी पर्सनैलिटी होती है। एंड द फोर्थ वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, वही फीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देना। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का मतलब कि वो घूंघट हटा देना। अभी क्या है, वो एक पर्दा है, एक घूंघट है, जिसके अकॉर्डिंग जो मेंबर है वो कंपनी से अलग है। लेकिन अगर घूंघट हटा दिया जाएगा तो मेंबर और कंपनी दोनों एक हो जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, देखिए कॉर्पोरेट लॉ ये कहता है कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अलग होती है, दोनों की अलग अलग एक पर्सनैलिटी होती है, लीगल पर्सनैलिटी होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये तो लॉ की लैंग्वेज थी। लेकिन अगर हम अपनी देसी भाषा में बात करें तो अल्टीमेटली कंपनी का काम कौन करते हैं, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स एंड कंपनी के एम्प्लॉयज। तो कई बार क्या करते हैं, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज करने के लिए और कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का फायदा उठाने के लिए जो ये हमारे मेंबर्स है, एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर है, कुछ गलत काम करते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में कोर्ट ये देखता है कि एक्चुअल में काम किसने किया और क्यों किया। क्या ये काम जो है वो गलत तरीके से किए गए और कंपनी की पर्सनैलिटी का फायदा उठाने के लिए ले गए हैं। तो अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि यस, ये जो काम किए गए हैं, अगर ये मेंबर्स, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज जो भी काम करते हैं, अगर ये कंपनी का फायदा, कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी का फायदा उठाने के लिए ले गए हैं, तो वो पर्दा उठा देते हैं और दोनों का एक माना जाता है। और उस केस में देखा जाता है कि जो भी पर्सन है उसको फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो देखते हैं क्या कहता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ये कहता है कि डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कि आप कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का फायदा उठा रहे हैं। जो कंपनी के मेंबर्स है, मेनली हम मेंबर्स के ऊपर आएंगे क्योंकि अभी मेंबर्स को जो है वो कंपनी से अलग अलग माना जा रहा है। लेकिन नहीं, कंपनी के मेंबर्स को जो है वो अब नहीं माना जाएगा अलग, क्योंकि कंपनी के जो मेंबर्स है वो कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का फायदा उठाते हैं एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन। और वो पर्दा उठाया जाता है और पर्दा उठा के देखा जाता है कि रियल पर्सन कौन है, हु आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जिसने कंपनी को कंट्रोल किया हुआ है, कंपनी के नाम पे गलत काम कर रहा है, एंड मेकिंग देम लाइबल फॉर द रॉन्ग डन इन द नेम ऑफ द कंपनी। जिसने कंपनी के नाम पे गलत काम किए हैं तो उस पर्सन को ढूंढा जाता है और उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझ में आ गया होगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जस्ट लिफ्ट करना घूंघट को, और मेंबर को और कंपनी को एक ही मानना, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम करते हैं वो मेंबर्स करते हैं और मेंबर्स कई बार इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की आड़ में गलत काम करते हैं। ठीक है ना। तो उनको बाहर निकाला जाता है और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है यहाँ पे। एक है हमारे पास फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, और दूसरा है इवेजन ऑफ टैक्स। दोनों को पढ़ते हैं। फ्रॉड, कि आप कुछ फ्रॉड करने के लिए या कुछ गलत काम करने के लिए जो है, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, मेंबर्स कुछ गलत काम कर रहे हैं, मेंबर कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम कॉर्पोरेट व्हील को उठा देंगे, उस पर्दे को उठा देंगे और मेंबर्स को लाइबल करेंगे कि हाँ भाई, भले ही कंपनी ने ये काम किया हो लेकिन स्टिल कंपनी लाइबल नहीं है, मेंबर्स लाइबल है। तो एक बहुत ही अच्छा केस है यहाँ पे जोन्स वर्सेस लिपमैन का। देखते हैं हम क्या केस है ये। तो एक पर्सन थे लिपमैन, बस छोटा छोटा मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बताओगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस केस में जो है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया गया। तो लिपमैन जी ने क्या किया, लिपमैन जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जोन्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें सेल करूंगा। लेकिन आगे जाके लिपमैन का मन बदल गया और लिपमैन कहता है कि मैं इसको, जोन को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहता। तो लिपमैन जी ने क्या किया, लिपमैन जी ने कंपनी बनाई।
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. और अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी इस कंपनी को सेल कर दी। क्यों? क्योंकि उनका कोई मन नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं परफॉर्म करने का। बाद में जब जोन्स ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कहा तो लिपमैन ने कहा कि भाई मैंने तो अपने जो प्रॉपर्टी है वो पहले ही जो है एक कंपनी थी उनको सेल कर दी है। तो जोन जी गए कोर्ट के पास और उनको पूरी की पूरी अपनी दशा बताई, अपनी सिचुएशन बताई। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो कंपनी बनाई गई है इस कंपनी को एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कि लिपमैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना कर पाए, सिर्फ इसलिए इस कंपनी को बनाया गया है क्योंकि इस कंपनी का जो मेंबर था सिर्फ 2 ही मेंबर थे, जिसमें से एक मेंबर खुद लिपमैन जी थे और दूसरा कोई और बंदा था। इसका मतलब कि इस कंपनी का मेन काम जो था वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना था। ठीक है ना। लिपमैन का मेन पर्पस क्या था इस कंपनी को बनाने का? सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया ताकि मैं इस प्रॉपर्टी को जोन को ना दे पाऊँ। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कंपनी का घूंघट हटाया, कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील को उठाया और कहा कि ये कंपनी जो है वो सिर्फ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए। इम्प्रॉपर कंडक्ट क्यों? क्योंकि लिपमैन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया गया। तो घूंघट उठाया, लिपमैन को दोषी बनाया गया और कहा गया कि लिपमैन को कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को जोन को ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला केस फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। दूसरा इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन ऑफ टैक्स में क्या आता है? दिनशा, मैकेंजी, पेटी, इन्होंने क्या किया? इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की इवेजन की। देखते हैं कैसे। दिनशा जी ने क्या किया? दिनशा जी के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर उन्हें बहुत सारी जो है वो डिविडेंड मिलता था, बहुत सारा डिविडेंड मिलता था और बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन सारा का सारा टैक्स जो है वो उन्हें इन डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने कहा कि यार कंपनी जो होती है वो सेपरेट पर्सन होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 3-4 कंपनी बना देता हूँ। उन्होंने 4 कंपनी बना दी। ठीक है ना। ABCD, क्योंकि कॉर्पोरेट व्हील क्या कहता है? कॉर्पोरेट व्हील क्या कहता है? ABCD अलग अलग है और दिनशा अलग है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? ABCD कंपनी बनाई और ABCD कंपनी बना के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 में डिवाइड कर दी कुछ रेशोस में। ठीक है ना। अब कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है,
कंपनी और कोई धंधा नहीं करती थी, कंपनी और कोई बिजनेस नहीं करती थी। कंपनी का मेन बिजनेस जो था वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही था, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी ने, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को जो है वो अच्छा खासा जो है वो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आता था। तो चारों कंपनी को जो है दिनशा जी ने कुछ अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। अब इन चारों कंपनी को जो है वो डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम। तो कंपनी और कोई बिजनेस तो करती नहीं थी, तो कंपनी लेकिन क्या करती थी, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट जितना भी इसको मिलता था वो एज अ लोन दिनशा को ट्रांसफर कर देती थी। तो जब कोर्ट के पास ये केस गया तो कोर्ट ने देखा कि भाई इन कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई है सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए की गई है, ठीक है ना, ताकि दिनशा जो है वो पूरी की पूरी डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स ना दे। तो कंपनी ने क्या किया, कॉर्पोरेट विल को हटाया, पर्दे को हटाया, और पर्दे को हटा के ये देखा गया कि जितने भी ये डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम बन रही है इन चारों कंपनी की, वो इन चारों कंपनी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो दिनशा जी की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि दिनशा ने इन कंपनी को मेन किस पर्पस के लिए बनाया है, इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी के लिए बनाया गया है। इससे पर्दा हटाया गया और दिनशा को लाइबल बनाया गया, और पूरी की पूरी डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम जो भी इन चारों कंपनी से आ रही है, पूरी की पूरी इनकम के ऊपर दिनशा को ही पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो केस हमने पढ़े, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, जहाँ पे इम्प्रॉपर कंडक्ट किया था लिपमैन ने, और इवेजन ऑफ टैक्स जहाँ पे टैक्स की चोरी की थी दिनशा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के दो और पॉइंट्स, दैट इज कंपनी इज अ क्लोक और शैम। कंपनी इज अ क्लोक और शैम का क्या मतलब, कि कंपनी को एक दिखावे के लिए खड़ा किया गया है, ठीक है ना। गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन का केस पढ़ते हैं कि इस केस में क्या था। एक पर्सन थे होर्न और एक कंपनी थी गिलफोर्ड मोटर, मोटा मोटा ऊपर से लिख रही हूँ। होन जो है वो इस कंपनी के एम्प्लॉय थे, और कंपनी ने होन के साथ क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया कि जब तक तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम हमारे कस्टमर्स को जो है वो सिर्फ एज अ बिजनेस की तरफ ही अप्रोच कर सकते हो, मतलब एज अ गिलफर्ड मोटर की एम्प्लॉयज़ की तरह ही तुम उनको अप्रोच कर सकते हो, तुम उनको पर्सनली अप्रोच नहीं कर सकते हो, तुम उनको कोई पर्सनली उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो होने ने क्या किया, होने ने अपना दिमाग चलाया। होन कहता है कि यार कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। तो होन ने क्या किया, एक कंपनी बनाई और कंपनी के थ्रू उसने इन कस्टमर को अप्रोच किया और उनके साथ ट्रांजेक्शन करना शुरू किया। जब गिलफर्ड मोटर को ये केस पता लगा तो वो कोर्ट के पास गई और कोर्ट ने देखा कि भाई इस कंपनी की जो मेन फॉर्मेशन है वो गिलफर्ड मोटर के कस्टमर्स को अप्रोच करना था, ठीक है ना। तो इस कंपनी को एक तरीके से एक मुखौटा पहनाया गया है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या किया, इस घूंघट को हटाया और होन को और कंपनी को लाइबल बनाया गया, इंजेक्शन बनाया गया, और सिंपल सा केस है कि घूंघट हटा दिया तो होन लाइबल है और होन को पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, सेम वही केस है, ठीक है ना। कुछ लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए जो है वो जब एक कंपनी बनाई जाती है तो उस केस में कंपनी का घूंघट हटा दिया जाता है और मेंबर को और कंपनी को जो है वो एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लीगल पर्सनैलिटी का। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, जो कि हमारा पॉइंट थर्ड है कि कंपनी कितने तरीके की होती है। तो यहाँ पे हम 5 तरीके की कंपनी के बारे में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि कंपनी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस बाइफर्केशन के अंदर आती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे कंपनी कितने तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी कितने तरह की होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बेसिस पे कितने तरह की लिस्टिंग होती है। एंड अदर कंपनी, जिसमें हम गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो साइज़ के बेसिस पे हम 2 कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लेकिन इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको जो बता रही थी कि मैं आपको अभी एमसीए की वेबसाइट पे ले जाऊँगी और वहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी। एमसीए जो है वो एक मंथली न्यूज़ बुलेटिन इशू करता है, हर महीने वो न्यूज़ बुलेटिन लॉन्च किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कंपनी हमारे भारत में कितनी अभी कंपनीज़ है जो कि अभी चल रही है, कितनी कंपनी बंद हो चुकी है, कितनी कंपनी प्रोसेसिंग में है, सब कुछ अभी हम देखते हैं। तो चलिए, मैं एमसीए की वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ। चलिए, मैंने ओपन कर ली है एमसीए की वेबसाइट, जहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाह रही हूँ। इस रिपोर्ट में हम जो है वो मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ेंगे।
या तो यहाँ पे हमने डेटा एंड रिपोर्ट पे गए, यहाँ पे रिपोर्ट्स में गए और यहाँ पे हमने देखा कि एमसीए जो है वो हर मंथली एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालती है और यहाँ से मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नवंबर में निकली थी, फिर अक्टूबर में, सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में। अब आप सोचोगे दिसंबर में क्यों नहीं निकली, तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो नवंबर की इशू की गई है वो 23 दिसंबर क्यों की गई है। तो अभी जनवरी में 23 नहीं आया है, इसलिए दिसंबर की नहीं आई है, ठीक है ना। दिसंबर की कब आएगी, 23 जनवरी को। तो मैंने ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करके ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है मंथली बुलेटिन जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी खोलूँगी बस। तो मैंने मंथली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है एमसीए की वेबसाइट पे उसको ओपन कर लिया है और नवंबर की ये मंथली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक ओवरव्यू दिया है, स्टैटिस्टिकल इंसाइट दिया है और यहाँ पे आपने देख सकते हो कि एक्टिव कंपनीज इंडिया में कितनी है एज ऑन 30th नवंबर, दैट इज 17,91,628, जिसमें से अगर आप देखोगे कि लिमिटेड बाय शेयर्स कितने हैं, मिनट और किए, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ते हैं। और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में 30 नवंबर को लगभग एक्टिव कंपनीज कितनी थी, 17,91,628 कंपनीज जो थी वो एक्टिव कंपनी थी। अगर उसी कंपनी की हम बाइफर्केशन की बात करें तो हमारी जो अभी हमने पढ़ा कि कंपनी के किस किस टाइप के होते हैं, तो लिमिटेड बाय शेयर्स हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अनलिमिटेड शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अगर हम लिमिटेड शेयर्स की बात करें, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज की बात करें, तो इनका जो डेटा है वो 17,78,670 है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल जो हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो 17,78,670 कंपनीज है और टोटल एक्टिव कंपनीज जो है वो 17,91,628 है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो कहीं ना कहीं ये 99.28% बनती है। मतलब टोटल कंपनीज जितनी भी आज तक हमारे इंडिया में है उसका 99.28% कंपनीज जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का है। तो जनरली लोग जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी को बनाना पसंद करते हैं। और अगर आप इनकी बाइफर्केशन देखोगे तो पब्लिक कंपनी कितनी है, 70,532, प्राइवेट कंपनी जिसमें 17,08,138 कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी का आप डेटा देख सकते हो कि 17,78,670 कंपनी में से जो प्राइवेट कंपनी है वो 17,08,138 है और 70,000 कंपनी ही, लगभग 70,532 कंपनी हमारे देश में ऐसी है जो कि पब्लिक कंपनी है, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है। और अगर हम इनकी भी देखें तो इनमें से पब्लिक कंपनी जो है वो कौन कौन सी लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो इतनी है, और अनलिस्टेड वाली कितनी सारी है। मतलब पब्लिक कंपनी है बट वो अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आई है, और जब कोई स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार आता है तो वो आईपीओ के थ्रू आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के अंदर ओपीसी कंपनी की बात करें तो 62,197 कंपनीज जो है ओपीसी कंपनी है, बाकी सारी की सारी प्राइवेट कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। 310 कंपनीज ऐसी है जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जिनकी, जिसमें पब्लिक कंपनी 39 ही है और प्राइवेट कंपनीज का जो नंबर्स है वो 271 है। अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो एक गारंटी देते हैं, शेयर कैपिटल होती भी है और नहीं भी होती है। तो अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो लिमिटेड बाय गारंटी की जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी कितनी है, 10,213, 10,213। एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो 2,435 कंपनीज आती है जो कि पब्लिक है, जिसमें से लिस्टेड सिर्फ 14 ही है और अनलिस्टेड 2,421 है, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ से देखा कि यार मैम ये तो पता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है और लिमिटेड बाय गारंटी की क्या होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में अपने फीचर्स में इन तीनों पॉइंट्स को एक बार पढ़ा था। लेकिन ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और ये एक नया नाम आपने सेकंड क्लास में भले ही लिया था, लेकिन ये नाम ओपीसी क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अनलिस्टेड, लिस्टेड, सब कुछ अब हम देखेंगे कि ये कंपनीज क्या क्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी आगे बातचीत करें तो एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो अगर हम एक और स्टैट्स की बात करें तो स्टैट हमें ये दिखाता है कि हमारे देश में कुल मिला के रजिस्टर्ड कंपनी कितनी है, 27,76,023 कंपनीज जो है वो आज के टाइम में इंडिया में रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें से एक्टिव कंपनी कितनी है, 17,91,628, जिसकी बाइफर्केशन अभी हमने देखी, ठीक है ना। ये सारी की सारी उसकी बाइफर्केशन थी।
इसका मतलब कि 9,46,838 कंपनीज ऐसी है जो कि बंद हो चुकी है, जिसमें से 2,516 कंपनीज जो है वो डोरमेंट हो चुकी है। और अब ये डोरमेंट क्या होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। 10,363 कंपनीज ऐसी है जो कि कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, दिवालिया घोषित हो चुका है। एंड 24,678 कंपनीज जो है अंडर द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, इनका नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ होने की कगार पे है, ठीक है ना, अंडर द प्रोसेस है। तो ये कुछ इंसाइट्स है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल इंसाइट है जो कि नवंबर तक, हालांकि दिसंबर में इसका जो स्टैट्स है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जनवरी में आप जब देखोगे, फैब में देखोगे, जिस भी मंथ में आप देखोगे तो आप एक रिसेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अपना क्या कहते हैं डाउनलोड करके तो देखिएगा कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे भी आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो पूरे इंडिया में कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी डोरमेंट है, कितनी एक्टिव कंपनीज है, ठीक है ना। हमने कहाँ से इसको डाउनलोड किया था, हमने एमसीए की वेबसाइट पे गए, एमसीए की वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट्स में, वहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना हुआ है रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स में जाके हमने मंथली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे हम गए और वहाँ से हमने इस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड किया। आप इस इन्फॉर्मेशन को पूरा का पूरा पढ़ना है, मंथली इन्फॉर्मेशन का। इसमें दिया गया है कि किस किस राज्य में कितनी कितनी कंपनीज रजिस्टर है, कौन कौन सी कंपनी किस किस काम में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर कंपनी कौन सी है, और क्या कहते हैं कितनी कंपनीज ऐसी है जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में वर्क करती है, ठीक है ना। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा मंथली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। Hello accountant, welcome to Sharp Up. I am CA Deepika Bansal, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose Sharp Up for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि टीडीएस के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। टीडीएस के प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहां पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्प अप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1,000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with Sharp Up. Thank you so much. स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है।
एंड हम पढ़ रहे थे कि मैम अभी हमने आपको दिखाया कि एमसीए की वेबसाइट पे उन्होंने दिखाया कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, बहुत सारी कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी की 2 बाइफर्केशन आती है, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। हालांकि इस वीडियो में, क्योंकि ये वाले जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है, इसको हम डिटेल में भी आगे जाके पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो इधर मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक है। 1% कंपनी क्या होती है और स्मॉल कंपनी क्या होती है। चलिए, तो प्राइवेट कंपनीज को अगर हम पढ़ते हैं तो प्राइवेट कंपनी का क्या लिखा हुआ है कंपनी लॉ में। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन इन इट्स आर्टिकल। आर्टिकल एक तरीके से जैसे आपके जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो स्कूल में एडमिशन के टाइम उस स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो वैसे ही जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी के ऊपर कौन कौन से रूल्स लगने वाले हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस लगने वाले हैं, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगने वाली है, वो सब कुछ आर्टिकल्स में लिखा जाता है ताकि कोई भी मेंबर कंपनी का गलत फ़ायदा ना उठाए। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन मतलब तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है, और वो रेस्ट्रिक्शंस किसने लगाई होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं ताकि कंपनी स्मूथली रन करती रहे, ठीक है ना। तो पहले रेस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ये कहते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकती है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी द लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 मेंबर्स के नंबर। हमने अपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम ये कितने कह रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रहे हैं कि देखो अगर आपने प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 कंपनी बना सकते, 200 मेंबर रख सकते हो, उसमें इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। थर्ड, प्रोहिबिट्स इशू और इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब ये पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, ठीक है ना, पब्लिक को बोल नहीं सकती। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लिस्ट मार्केट में जो भी लिस्टेड होती है वो पब्लिक से पैसा मांगते हैं कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो, या फिर बहुत सारी ऐसी पब्लिक कंपनी होती है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट मांगते हैं कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा नहीं मांग सकती है। पब्लिक जो है इसके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, पब्लिक इसके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ना ही ये पैसा मांग सकती है, शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, ना ही ये पब्लिक से डिपॉजिट मांग सकती है। प्रोहिबिट्स, अब प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल ही काटा ही लग गया कि भाई पब्लिक से तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो वो तुम नहीं कर सकते हो, तुम प्राइवेट कंपनी हो, तुम प्राइवेटली ओन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आपको दिख रही होगी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही काटा लगा दिया, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है। फर्स्ट पॉइंट में मैं फर्स्ट पॉइंट तक लेके जाती हूँ अपने पेन जी को। पेन जी अभी तक तो आपने दिक्कत की नहीं, अब क्यों कर रहे हो। चलिए, रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक लगा दी, मतलब बिल्कुल 100% नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई प्राइवेट कंपनी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है, और वो जो कंडीशन है वो हम अपने जब आगे आने वाली वीडियोज़ में प्राइवेट कंपनी को पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे आपको समझाएगी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। बट राइट नाउ अभी के लिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन उसके मेंबर्स जो है वो 200 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, और ये लोगों से पैसा नहीं मांग सकते हैं। ये लोग इसके क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने लोगों से पैसा मांगा, मैंने कहा भाई मेरे जो कंपनी के शेयर्स है प्लीज़ आप ले लो, तो कंपनी तो बहुत सारी पब्लिक तो बहुत सारी आ जाएगी, ये भी आ गया उठ के, ये भी आ गया उठ के, ये भी आ गया उठ के, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। लेकिन कंपनी के ऊपर तो लिमिट है कि वो तो 200 मेंबर से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए वो पब्लिक जो है वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, और डिपॉजिट के बारे में तो डिपॉजिट भी नहीं कर सकते पब्लिक। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी खुद की कंपनी शार्पअप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उनको अपने नाम के पीछे जो है वो प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ताकि सबको दिखे कि ये कंपनी जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है ना।
तो अब आपने एक काम भी और करना है कि आप अपने जब घर से बाहर निकले, अपने ऑफिस से बाहर निकले, और जो जो भी आपको कंपनी दिखाई दे आप उनके नाम को पढ़िएगा। आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, कौन सी कंपनी है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको जिस जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी दिखाई देगा, प्राइवेट लिमिटेड दिखाई देगा, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है ना। और प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये 3 जो रिस्ट्रिक्शंस है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके ऊपर लगाता है, ठीक है ना। तो हमारी खुद की कंपनी शार्पअप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के बड़े करीब है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो उसके बाद हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी। हम आएंगे प्राइवेट कंपनी के, हमने 2 पार्ट्स अभी देखे हैं। 1 पर्सन कंपनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और स्मॉल कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पब्लिक कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी की बड़ी अच्छी सी सुंदर सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट नहीं होगी तो पब्लिक होएगी, पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ही ऐसा आता है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट नहीं होती। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा कि आपको लोगों से पैसे लेने हैं ले लो, आप लोगों से शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना चाहते हो करवा लो, आप नंबर ऑफ मेंबर्स को जितना मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। आप अगर शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने पब्लिक कंपनी के ऊपर लगा रखे, क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे तो पब्लिक कंपनी जो है वो अपना वर्क नहीं कर पाएगी। पब्लिक कंपनी एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, ठीक है ना, कि वो पब्लिक में गई है, ठीक है ना। एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं बताना भूल गई थी, प्राइवेट कंपनी जो है उनके ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिक के साथ साझा करनी है। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के सामने ओपन नहीं करती है, पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं करती है। बट पब्लिक कंपनीज जो होती है वो पब्लिक से पैसा मांगती है, पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, शेयर सब्सक्राइब करते हैं, अपना डिपॉजिट करवाते हैं। तो अगर पब्लिक इतना कुछ कर रहे हैं इस कंपनी में, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स को खरीदे, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी चाहेंगे कि भाई इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो जितनी भी पब्लिक कंपनी है उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है ना। आप एमसीए की वेबसाइट पर जाके जिस मर्जी कंपनी का डेटा निकाल सकते हो, आपको सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ पे दिखाई देंगे पब्लिक कंपनी के, ठीक है। बट प्राइवेट कंपनी के नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी। और अगर नहीं है तो क्यों दिखाएंगे हम क्यों अपनी इंफॉर्मेशन को दुनिया को लीक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, प्राइवेट कंपनी दैट इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी क्या होती है अभी हम आगे आने वाली अपनी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक बाप होता है और एक बेटा होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा है, ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी ने क्या किया, छोटा सा एग्जांपल देके समझती हूँ। तो पब्लिक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के जो है वो शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना। किसी बी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो अब कितने शेयर्स खरीदे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं कि सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने चाहिए, तो मैं एक एक करके पत्ता खोल रही हूँ। तो मैं अभी सिर्फ ये कह रही हूँ कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, ए लिमिटेड है मान लो, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसने क्या किया, बी प्राइवेट लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीद लिए। तो ये कौन हो गया, ये पापा है हमारे, और ये कौन है, बेटा है हमारे, ठीक है ना। तो इस बेटे को क्या बोलेंगे, इस बेटे को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या सुंदर बात लिखी है, इन्होंने ये लिखी हुई है सुंदर बात कि अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है ना। इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ डीम्ड पब्लिक कंपनी अंडर द एक्ट। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको भी हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। हालांकि इसका जो स्टेटस है वो प्राइवेट लिमिटेड वाला है, लेकिन इसको हम डीम्ड पब्लिक कंपनी भी मानेंगे। और डीम्ड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है कि इसे भी अपनी क्या कहते हैं, एक स्टेटस पब्लिक वाला मिल चुका है, ठीक है। इसको बस नाम के लिए रखा हुआ है। हालांकि इनके ऊपर अभी भी वही रेस्ट्रिक्शंस है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा नहीं सकते हैं, इनको दिखाना नहीं कहीं कंपलसरी होता, ठीक है ना। तो इनको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है।
हालांकि आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स हैं, मतलब पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं, पब्लिक की कंपनी है, ठीक है ना। कोई अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की मैंने बात की थी 7, क्या मैक्सिमम कोई लिमिट है, क्या मैक्सिमम कोई लिमिट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की? नहीं, नो लिमिट, जितने मर्जी आ जाए, ठीक है ना, तो कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 1% कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। 1% कंपनी क्या कहती है, इन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। तो 1% कंपनी क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है भाई 1% कंपनी, सिर्फ एक ही पर्सन उस कंपनी को चला रहा है, ठीक है ना। तो ये 1% कंपनी क्यों खोली जाती है? इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स को लेने के लिए कि भाई सारा का सारा प्रॉफिट मेरा, ठीक है ना, सारा कुछ मेरा है, ठीक है ना, मैं इस कंपनी को रन करता हूँ, लेकिन विद एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सच एज लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये होता है कि सारा का सारा प्रॉफिट मेरा होता है, सारी की सारी लाइबिलिटीज मेरी होती है, लेकिन इसके साथ अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की कुछ एडवांटेजेस को ले लेते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई आगे जाके कंपनी को कुछ भी होता है तो मैं एक लिमिट तक ही पैसा देने के लिए लाइबल हूँ, एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी कि मेंबर जो है वो सेपरेट होता है कंपनी से, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी हालांकि मेंबर को उसका शेयर देगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा मेंबर का ही होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इन्होंने क्या सुंदर सुंदर बातें लिखी है। हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर, सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, सिर्फ एक ही पर्सन। तो मिनिमम कितना? एक। मैक्सिमम कितना? एक। क्योंकि वो जब मैक्सिमम को भी हम एक से बढ़ा देंगे तो वो तो प्राइवेट कंपनी में भी जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है मेंबर्स की? 2, लेकिन 1% कंपनी में सिर्फ एक ही होना चाहिए, सिर्फ एक, और ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होना चाहिए, एक ही शेयर होल्डर होता है उसका। अलावा सिंगल इंडिविजुअल, सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो क्या काम करता है? टू फॉर्म, बनाता है कंपनी को, मैनेज करता है कंपनी को विद मिनिमम कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट। बहुत ही कम ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि 1% कंपनी को करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सोल शेयर होल्डर, जो अकेला शेयर होल्डर है, मस्ट अपॉइंट अ नॉमिनी, उसे एक नॉमिनी मतलब आप जब बैंकों में जाते हो, बैंकों में आपका सेविंग अकाउंट भी होता है या फिक्स डिपॉजिट भी होता है, तो बैंक्स वगैरह आपसे जो है वो एक नॉमिनी की मांग करते हैं कि आप एक पर्सन की डिटेल भरो जो कि आपका नॉमिनी होगा, कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो सारा का सारा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका पैसा। तो वैसे ही जब 1% कंपनी होता है तो एक ही पर्सन है, अगर उसको कुछ हो गया तो कंपनी तो बंद हो जाएगी नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है? एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। और नॉमिनी का क्या काम रहता है? हु विल टेक ओवर द कंपनी, जो कि कंपनी को टेक ओवर कर लेगा इन द इवेंट ऑफ मेंबर डेथ और इनकैपेसिटी। अगर मेंबर इनकैपेबल हो जाता है, मेंबर आगे काम करने लायक नहीं रहता है, या मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो जो नॉमिनी है वो टेक ओवर कर लेगा पूरी की पूरी 1% कंपनी को, ठीक है ना। बहुत ही कम कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट होती है, और 1% कंपनी को जो है अपने नाम के पीछे ओपीसी ज़रूर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ये ओपीसी फुल फॉर्म में आती है, यहाँ पे टाइप करते वक्त लगता है शॉर्ट में चला गया, लेकिन ये ओपीसी ऐसे फुल फॉर्म में आती है, मतलब कैपिटल लेटर्स में आती है, 1% कंपनी, ठीक है ना। तो जब आप बाहर निकलना है तो देखना है, कुछ कंपनीज़ के एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो एमसीए की वेबसाइट पर, ये 1% कंपनी है, ठीक है ना। तो हमें पता लगा कि 1% कंपनी कौन होती है? 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की क्वालिटीज भी होती है, प्लस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की भी एडवांटेजेस होती है। इसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, और उस एक मेंबर को अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि अगर उस मेंबर को कुछ हो जाए तो इन दैट केस कंपनी को वो नॉमिनी जो है वो टेक ओवर कर लेगा और अपना चलाएगा, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था कि वही जो अकेला पर्सन है वो कंपनी को बनाता है, मैनेज करता है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, उनको पूरा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है? नाम से पता लग रहा है मैम बहुत छोटी छोटी कंपनीज। छोटी छोटी कंपनी इतनी छोटी भी नहीं होती है, ठीक है ना। स्मॉल कंपनीज पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कि स्मॉल कंपनीज क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कंपनीज मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे धंधों को जो है वो सपोर्ट करती है बाय रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन,
कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करके। अब हमने पढ़ा था कि भाई कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, 470, ठीक है ना। तो स्मॉल कंपनी बनते ही हमारे ऊपर, अगर हम स्मॉल कंपनी का दर्जा ले लेते हैं तो लगभग 100 से 120 कंप्लायंस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम छोटी कंपनीज हैं, ठीक है ना। अगर छोटी कंपनी को आप पूरे के पूरे कंप्लायंसेस बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे एक कंप्लायंस की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है उन सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। आप लोगों ने अपने 11th-12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर बनाया होगा। तो प्राइवेट कंपनीज को मैंडेटरी होता है कि उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में आती है तो उन्हें कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कंप्लायंसेस जो है वो स्मॉल कंपनीज के ऊपर नहीं लगते हैं, ताकि हमारी जो स्मॉल स्केल कंपनीज है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, वो ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। तो हमारे मोदी जी ने बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बूस्टअप किया है, कुछ कंप्लायंसेस को, बहुत सारे कंप्लायंसेस को हटा के, ताकि कंपनी जो है वो फ्रीली ऑपरेट कर सके और फ्रीली अपने काम को आगे ग्रो कर सके, ठीक है ना। टू प्रोवाइडिंग सर्टेन ऑपरेशनल बेनिफिट, बहुत सारे ऑपरेशनल बेनिफिट्स भी इनको दिए गए हैं। अगर हम इनकी पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो वो कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा की ना हो, वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आती है। प्लस जिनकी टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे एंड के साथ रिलेशन है कि दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 4 करोड़ की भी और 40 करोड़ वाली भी। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में आ जाता है। तो अभी तक हमने 4 कंपनीज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी, हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी, हमने पढ़ा 1% कंपनी, हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो पर्सन जो कि पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं ले सकती है, जो पब्लिक जिसमें सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, शेयर्स को नहीं ले सकती है, जिसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है ईजिली अपने शेयर्स को, और उसमें जो मैक्सिमम नंबर, जो कैप है, मैक्सिमम कैप वो मेंबर्स के ऊपर है, वो 200 है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो आपको 2 रखने पड़ेगी, ठीक है ना। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharpup we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें,
क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है, तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी के बारे में हमने पढ़ा। प्राइवेट कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनीज वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, उनके ऊपर आर्टिकल कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है ताकि कंपनी फ्रीली मूव कर सके। पब्लिक कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो पब्लिक के साथ साझा भी करने पड़ते हैं। साझा मतलब कि शेयर करना पड़ता है, और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 7 होते हैं, 7 होते हैं, और मैक्सिमम की बात करें तो देयर इज़ नो लिमिट, जितने मर्जी पब्लिक जो है वो आ सकती है, एज अ मेंबर बन सकती है। अगर कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी जो है वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब बेटे है, बच्चा है, तो उसे जो दर्जा दिया जाएगा वो उसे मम्मी का ही दर्जा दिया जाएगा, उसकी इक्विवेलेंट माना जाएगा और डीम्ड पब्लिक कंपनी का नाम दिया जाएगा। ठीक है ना। वही बात कि जब हम पब्लिक कंपनी को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको ये वाला पॉइंट दोबारा से समझाएंगे। ठीक है ना। 1% कंपनी वो कंपनीज होती है जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, मालिक नहीं कहेंगे, एक ही मेंबर होता है, और मैक्सिमम भी एक ही होता है। और जो 1% कंपनी होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स को उठाती है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स के साथ उसको जोड़ देती है। ठीक है ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की इसमें, और सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, और एक ही पर्सन जो है वो पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करता है, और बहुत ही कम कंप्लाइंसेस होते हैं क्योंकि छोटी कंपनी होती है ये भी, 1% कंपनी भी। सोल शेयर होल्डर जो होता है वो जो एक मेंबर होता है उसे नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, और जो कि टेक ओवर ले लेगा सारे के सारे बिजनेस का इन द केस ऑफ द मेंबर डेथ और इनकैपेसिटी। और जो भी 1% कंपनी होती है उन्हें अपने नाम के पीछे OPC लगाना पड़ता है ताकि सामने वाले को पता लगे कि भाई इसमें एक ही मेंबर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनीज को, और पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लगाना पड़ता है बस। ठीक है ना। स्मॉल कंपनी की बात करें तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि छोटे मोटे धंधे करती है, छोटे मोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इन कंपनीज का निर्माण किया जाता है, और इनमें कंप्लाइंसेस जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। हमने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आपको एग्जांपल दिया, दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और इसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो 4 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर मतलब सेल, तो सेल जो है, सेल मतलब एग्जैक्ट टर्नओवर सेल के इक्वल नहीं होता, बट लेमन लैंग्वेज में एक तरीके से समझाने के लिए टर्नओवर को हम कई बार सेल भी बोल देते हैं। तो इट डजंट एक्सीड 40 करोड़, 40 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी कंपनीज होती है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक पॉइंट और रह गया स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनीज जो होती है वो अभी हमने पढ़ा कि कुछ कंडीशन होती है, लेकिन स्मॉल कंपनीज जो है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आ सकती है। ठीक है ना। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि कैन नॉट बी क्लासिफाइड, जिनको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते हैं, वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आएगी ही नहीं कभी भी, इवन इफ दे मीट द अबव कंडीशन। भले ही उनकी जो टर्नओवर है वो 4 करोड़ से ज़्यादा की ना हो, और पेड अप कैपिटल शेयर जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा की ना हो, टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई भी करती है फिर भी वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएगी। कौन कौन सी कंपनी? अ पब्लिक कंपनी, जिसने अपने आप को एज अ पब्लिकली रजिस्टर करवा रखा है, और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, ये हमारे होल्डिंग कंपनी पापा है और ये हमारे बेटे हैं। ये पापा है और ये बच्चा है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो कि बिना किसी प्रॉफिट की लालच के काम करती है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड अ कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी जो RBI है, हमारा जो LIC है, हमारा जो ICAI है, जिनको खुद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है ना। तो स्पेशल एक्ट्स के थ्रू जो कंपनीज को बनाया जाता है, उन कंपनीज के ऊपर भी, अरे भाई जिनको भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दे, पार्लियामेंट नहीं बना दिया, उनको कौन छोटी कंपनी कहेगा। ठीक है ना। तो ये चारों कंपनीज जो है वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आ सकती है, भले इनकी टर्नओवर और पेड अप कैपिटल जो है वो लिमिट के अंदर ही क्यों ना हो। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। बहुत सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाए हमने आपके लिए।
तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी कितने तरह की होती है, वन इज लिमिटेड कंपनी एंड द सेकेंड वन इज अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। लिमिटेड कंपनी दो टाइप की होती है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी एक्ट से रिलेटेड काम करोगे तो आपको ये कंपनी बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइबिलिटी वाला तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते ही आए हैं कि कंपनी जो तीन तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो ये भी पब्लिक कंपनी होती है, ये भी प्राइवेट कंपनी। और अगर हम अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये भी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है ना। कल अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बहुत प्यारा सा चार्ट भी पढ़ा था जो कि MCA की वेबसाइट पे था। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक्टिव कंपनी कितनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स कितनी है, और लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक देखा था, प्राइवेट देखा था, और पब्लिक में भी आगे देखा था लिस्टेड, अनलिस्टेड, OPC वगैरह। अनलिमिटेड में भी दोनों टाइप के होते हैं, पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है, और लिमिटेड बाय गारंटी में भी। मतलब अगर हम मेन कंपनी की फॉर्मेशन को देखें तो सबसे पहले जब कंपनी को बनाया जाता है तो उसकी लायबिलिटीज डिसाइड होती है कि भाई वो गारंटी कंपनी बनना चाहता है, वो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बनना चाहता है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी बनना चाहता है। फिर उसकी बाइफर्केशन देखी जाती है कि वो प्राइवेट कंपनी बनना चाहता है या पब्लिक कंपनी बनना चाहता है, और अगर वो लिस्टेड होना चाहता है या अनलिस्टेड होना चाहता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने ठीक है, हम इसके ऊपर भी आएंगे अभी। तो हमने लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी दो टाइप की होती है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, दोनों में, तीनों में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनकी बाइफर्केशन में आती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे, मतलब उधारदारी के बेसिस पे, कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ तो उस केस में, कंपनी का जब वाइंड अप होगा तो उस केस में जो मेंबर्स की देनदारी है, जब कंपनी बोलने जाएगी मेंबर्स के पास, देखो देखो मेरे पास उधारी है, मेरे पास लाइबिलिटी है, प्लीज़ मेरी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दीजिए, तो मेंबर क्या कहेगा, मेंबर कहेगा कि रुको, पहले हमें देखने दो कि हमारी जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, वो एज अ गारंटी कंपनी है, एज अ लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। और जो भी उस MOA में लिखा होगा, MOA में कैपिटल लिखी जाती है कि अथॉराइज कैपिटल कितनी है, और AOA में लिखा जाता है सब कुछ कि कंपनी किस टाइप की है, तो उसके बेसिस पर जो है वो मेंबर उतने ही पैसे दे देगा, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम लिमिटेड कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अनलिमिटेड कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी, ये वो कंपनी होती है जहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर और शेयर होल्डर दोनों इंटरचेंजेबली होते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मेंबर और शेयर होल्डर यस अलग होते हैं, बट दे आर यूज मोस्टली इंटरचेंजेबली, ठीक है ना। मतलब शेयर होल्डर को मेंबर बोल दो, मेंबर को शेयर होल्डर बोल दो, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है, क्योंकि बाद में सारे के सारे मेंबर शेयर होल्डर मेंबर ही बन जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को एक दूसरे की जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी है, वो कंपनी होती है जाके लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स शेयर होल्डर इज लिमिटेड, जहाँ पे कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, एंड दिस लिमिटेशन अप्लाइज टू अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर है, ठीक है ना, और कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, ठीक है ना। ये तो हो गए कंपनी की कोल्ड अप कैपिटल, कि कंपनी ने जो है वो इसको हम बोलेंगे अथोराइज कैपिटल, चलिए, या फिर अथोराइज की जगह मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको इशूड, हाँ अथोराइज ही बोल सकते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में अपना इसको अथोराइज ही माना था, नॉमिनल कैपिटल माना था। तो मैंने कंपनी के जो है वो 1000 शेयर्स लिए, 100 रुपये का एक शेयर था, जिसमें से मैंने जो है वो 1000 शेयर के ऊपर जो है वो 30 रुपये जो है वो पे कर दिए। तो ये मेरी पेड अप कैपिटल है कि मैंने जो है वो कंपनी के 100 रुपये में से 30 रुपये जो है वो पे कर दिए हैं, ठीक है, पेड अप कैपिटल। तो इसको आप अथोराइज बोल दो अभी के लिए, या इशूड बोल दो, दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो 1000 शेयर ले रही हूँ, तो मेरे को कितने इशू किए गए, 1000 शेयर, उसमें 100 रुपये की एक शेयर की वैल्यू है, जिसमें से 30 रुपये कंपनी ने मांगे, ठीक है। तो मैंने कंपनी को 30 रुपये पे कर दिए, तो 30 रुपये पेड अप कैपिटल।
तो अनपेड कितनी हो गई, मैंने कितने पे नहीं किए हैं अभी तक, 70 रुपये, 70, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, 30 रुपये में उस 100 रुपीज़ में से पे कर चुकी, 70 रुपीज़ जो है वो मेरे अनपेड कैपिटल हो गई, अनपेड कैपिटल। तो ये अनपेड कैपिटल यही वर्ड है, देखते हैं। दिस लिमिटेशन अप्लाइज टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। मेरे पास अगर 1000 रुपये है, ठीक है ना, तो जब कंपनी की देनदारी आई, कंपनी की लाइबिलिटी आई एट द टाइम ऑफ, अगर मैं लिमिटेड बाय, चलो आगे आएगा वो कॉन्सेप्ट, मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रही, जब आगे वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि जो 30 रुपये है वो हमारे पेड अप कैपिटल है और 70 रुपीज़ जो है वो अनपेड कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये जो लिमिटेशन होती है, जो लाइबिलिटी होती है, वो अनपेड अमाउंट के ऊपर होती है कि 30 रुपये तो मैं पे कर चुकी हूँ। अब मैं ये तो ना कहूँगी कि कंपनी बाद में लेने आएगी, कंपनी कहेगी मुझे 100 रुपये दो, तो मैं 100 रुपये थोड़ा ना दे दूँगी कंपनी को, मैं कहूँगी रुको कंपनी रुको, मैं 30 रुपये 100 में से पे कर चुका हूँ, तो मैं 30 रुपये आपको दे चुका हूँ, तो वो मैं अब पे नहीं करूँगा। मेरी जो अनपेड लाइबिलिटी है 70 रुपये की, मैं वो पे करूँगा अब आपको, 30 रुपये पे नहीं करूँगा मैं आपको, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये जो लाइबिलिटी है वो अनपेड कैपिटल होती है, अनपेड अमाउंट होती है शेयर्स के ऊपर, जो कि हेल्ड बाय देम, जो कि मेंबर हेल्ड करते हैं, एंड द अमाउंट गारंटेड बाय देम। और अगर लिमिटेड बाय कंपनी हो तो फिर हमें अनपेड अमाउंट देना पड़ता है शेयर्स के ऊपर, और अगर गारंटी कंपनी है तो अमाउंट गारंटेड बाय देम इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बोली, ठीक है, उन्होंने बोली कि भाई देखो अगर लिमिटेड बाय शेयर्स का केस है, लिमिटेड बाय शेयर्स का केस है, तो उस केस में मेरी जो लाइबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है, मेरी जो लाइबिलिटी बनती है वो बनती है, आजा आजा आजा, अनपेड कैपिटल की, अनपेड कैपिटल की बनती है। जितनी मैंने पे नहीं की है मुझे सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है तो उस केस में जो गारंटर होते हैं, ठीक है ना, अब उनको शेयर होल्डर थोड़ा ना बोलेंगे, उन्होंने तो गारंटी दी है, और गारंटी कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल हो, तो गारंटी कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनको गारंटर बोला जाता है। तो गारंटर क्या करेगी, कितना पैसा देगी, जितना भी उन्होंने गारंटी के तौर पे दिया है, तो गारंटेड अमाउंट, ठीक है। तो इस लिमिटेड कंपनी से हमने 3 चीज़ें सीखी। 3 चीज़ें कौन सी सीखी, सबसे पहले लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो लाइबिलिटी होती है मेंबर की वो लिमिटेड होती है इन द केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन या वाइंड अप, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि अनपेड कैपिटल क्या होती है, अनपेड अमाउंट कि जितने की फेस वैल्यू है उसके ऊपर जो पेड हो चुकी है उसको माइनस करके जो पैसा बचता है, हमारे केस में जैसे 70 रुपीज़ था तो वो मेरी अनपेड कैपिटल थी, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो उतना ही पे करेगा जितना कि अनपेड कैपिटल है, लेकिन अगर वो गारंटी कंपनी है तो वो कितना पे करेगा, वो गारंटेड अमाउंट पे करेगा, उनसे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अरे भाई लिमिटेड कंपनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक बहुत बढ़िया फ़ायदा जो है वो ये है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स ड्यू टू लिमिटेड लाइबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एसेट्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपनी पिछली वीडियो में कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि मेरी घड़ी भी बिक सकती है, मेरी पर्सनल एसेट्स भी स्वाहा हो सकती है अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ तो। लेकिन अभी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेरे को कुछ ही पैसा पे करना है, लिमिटेड पैसा ही पे करना है, तो मेरी जो पर्सनल एसेट्स है उसकी प्रोटेक्शन हुई है, ठीक है ना। तो मेरी गाड़ी नहीं बिकेगी, ठीक है। तो एज अ मेंबर मैं खुश हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, इनहेंस क्रेडिबिलिटी विद बैंक्स, इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर। क्रेडिबिलिटी मतलब भाई एक तरीके से इज्जत बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है, मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन बढ़ती है, ठीक है ना। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, हर कोई उस कंपनी के साथ जो है वो व्यापार करना चाहेगा, वो काम करना चाहेगा, ट्रांजेक्शन्स करना चाहेगा, ठीक है ना। तो विद बैंक्स के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स जो है वो आप में पैसा लगाना चाहेंगे एंड कस्टमर्स भी आपके शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, ठीक है ना। तीसरी हमारे पास क्या आता है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट फंडिंग थ्रू इक्विटी और लोन्स।
मैं अगर मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, मेरी रेपुटेशन अच्छी होगी मार्केट में, तो मैं लोन्स भी उठा पाऊंगी बैंक से और अपने कस्टमर से, इन्वेस्टर से इक्विटी भी रेज करवा पाऊंगी, ठीक है ना। तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट फंडिंग थ्रू इक्विटी और लोन्स। एंड द फोर्थ बेनिफिट इज, और ये हमारा पेन, यस, टैक्स बेनिफिट कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। देखिए टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनी को क्यों बेनिफिट होते हैं भाई? कंपनी जब क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है ना, ये जब अपनी P&L स्टेटमेंट बनाती है, तो यहाँ ना बहुत सारे खर्चों को दिखाती है, और जब बहुत सारे खर्चे दिखते हैं ना, तो प्रॉफिट अपने आप ही कम दिखाई देता है, ठीक है ना। और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा, और कंपनीज के ऊपर बहुत सारी डिडक्शन, कंपनी को बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है, बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती है, जो कि हम अपनी लॉ की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। वो आपको आपकी जो टैक्स वाली मैम है वो आपको बताएंगे कि डिडक्शंस क्या होती है, एग्जम्पशंस क्या होती है, कंपनीज की टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस को एज अ डिडक्शन एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकती है, और कंपनी को सरकार की तरफ से जो है वो बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलती है, ठीक है। तो पर्सनल एसेट्स जो है उनकी प्रोटेक्शन होती है, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इक्विटी और लोन्स को आसानी से रेज किया जा सकता है, और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट होते हैं लिमिटेड कंपनीज को, ठीक है ना। इसलिए हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अकॉर्डिंग टू द MCA स्टैट्स 99.28% था, 99.28% कंपनीज आज की डेट में इंडिया में लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई गारंटी कंपनी सेक्शन 221। मैं शायद आप लोगों को सेक्शंस बताना भूल गई थी। स्मॉल कंपनी के 1% कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के। तो भाई प्राइवेट कंपनी का आप सेक्शन फटाफट लिख लो, ठीक है ना। मैं नीचे लिख देती हूँ। कंपनी का सेक्शन है 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी का। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। इस PPT को इस तरीके से बनाया कि आपको फिर किसी और बुक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो लिख दिया वो कंपनी लॉ में लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको किसी और बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं, आप बस इस PPT को पढ़ो, इन PPTs को पढ़ो, और आपको कंपनी लॉ की जितनी भी नॉलेज प्रैक्टिकली आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको इधर मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना दावा है मेरा, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी का सेक्शन आता है 271 ऑफ, सेक्शन नंबर है ये पब्लिक कंपनी का, सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए नेक्स्ट आता है 1% कंपनी। 1% कंपनी का जो सेक्शन है दैट इज 262, हाँ 262, ये 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये हम सेक्शन लिखवाना भूल गए थे, तो अब अचानक से याद आ गया मुझे। एंड स्मॉल कंपनी का 285, हाँ 285 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये स्मॉल कंपनी का सेक्शन है, ठीक है ना। अगेन सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए कि क्या होती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। चलिए हम गारंटी कंपनी के ऊपर थे। गारंटी कंपनी का सेक्शन क्या है 221 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 221 क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या लिखा हुआ है? गारंटी कंपनी कौन सी होती है? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था गारंटी कंपनी में क्या होता है, और अभी भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि गारंटी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो गारंटर होते हैं वो कहते हैं कि हम इतना ही पैसा गारंटी के तौर पे देंगे जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ कंपनी इन विच द मेंबर्स लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आप कहोगे यार ये नया वर्ड मिला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है
जिसमें बहुत 5 से 6 क्लोज होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, कंपनी की कैपिटल कितनी आप रखवाओगे, सब कुछ ऐसे ऐसे क्लोजेस हो गए जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सारा का सारा कच्चा चिट्ठा होता है कि कंपनीज जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक तरीके से आप कहोगे ये कंपनी का एक संविधान होता है, चार्टर, ये कंपनी का एक संविधान होता है और संविधान में जो लिखा हुआ है वो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे हुई? क्योंकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दी गई, और कितनी लिख दी गई? टू सच एन अमाउंट, उतनी लिख दी गई एज अ मेंबर मे अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी एसेट्स इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन। अब कल जाके अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो मेंबर उतना ही पैसा पे करेंगे जितना कि उन्होंने गारंटी के तौर पे दिया था। लेकिन ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है कि उन्होंने कितना पैसा देना है? मैंने आज बोला 70,000 मैं रुपीज़ पे करूँगी, लेकिन आगे जाके जब कंपनी लिक्विडेट हो गई तो मैं कहती मैं नहीं देती। सामने वाला कहेगी भाई तूने गारंटी दी। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? तो सामने वाली कंपनी क्या कही? कंपनी मुझे कहेगी ये देखो जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने गारंटी दी थी कि आप लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी को 70,000 रुपये पे करोगे। मैंने कहा हाँ यार ये तो लिखा था मैंने भाई। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो कंपनी का संविधान होता है जिसमें जो चीज़ लिख दी जाती है उसको माननी पड़ती है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो गारंटर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और वो लिखी जाती है टू सच एन अमाउंट, उतना अमाउंट लिखा जाता है जितना कि मेंबर मान जाता है, मे अंडरटेक मान जाता है कि वो पे करेगा, टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी एसेट, कंपनी की एसेट्स में कंट्रीब्यूशन करेगा इन द इवेंट्स ऑफ इट लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पे जब पैसा पे करना होगा तो मेंबर देगा। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर शैल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, only in the event of winding up of the company, that is in no case he can be compelled to pay the guaranteed amount during the lifetime of the company। कंपनी अच्छा वाला चल रही है, कंपनी एक दिन आके कहती है गारंटर आप हमें ना 70,000 रुपीज़ पे कर दो। मैंने कहा किस खुशी में? कहते कि हमें ज़रूरत है। मैं कहूँगी नहीं, ये देखो जी मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मैं 70,000 पे करूँगा, और कंपनी तक 2013 में लिखा हुआ है कि मैं वो 70,000 तभी पे करूँगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होगा और उस टाइम पे हमें जो है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना होगा, मैं तभी पे करूँगा। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी मैं पे नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो गारंटर किस टाइम पे कर सकता है? लाइबिलिटी मेंबर की कब राइज होती है, कब देनी पड़ेगी उसे? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। कंपनी का जब वाइंड अप हो रहा होगा, हमने आपको फर्स्ट क्लास में था वाइंड अप, जैसे जब बच्चे छुट्टी हो रहते हैं तो बेटा वाइंड अप करो, अपना सब कुछ बंद करो, मतलब कंपनी बंद जब हो जाएगी, उसका लिक्विडेशन हो रहा होगा, तो उस केस में ही लाइबिलिटी से गारंटर से पैसा मांगा जाएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उससे पैसा नहीं मांगा जाएगा। फिर गारंटी कंपनी के बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है। गारंटी कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी की कोई शेयर कैपिटल नहीं होती है। इट्स सुटेबल, ये किस गारंटी कंपनी क्यों खोलते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गारंटी कंपनी को खोला जाता है? इन दोज केसेस, सिर्फ उन्हीं केसेस में खोला जाता है वेयर इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इक्विटी जब हम इशू करते हैं, जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल के थ्रू पैसे मांगे जाते हैं मेंबर से, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है तो हम गारंटी कंपनी को खोल सकते हैं। एंड वेयर फंड्स कैन बी अरेंज फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहाँ पे फंड्स को आप दूसरे सोर्सेज से भी अरेंज कर सकते हो, जैसे एंडोमेंट, फीस, चार्जेस, डोनेशन और फ्रॉम बोरोइंग्स, उधार लेके डोनेशन के तौर पर, फीस चार्ज कर करके एंड एंडोमेंट के तौर पे आप पैसों को रेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ गारंटी कंपनी, गारंटी कंपनी कितने तरह की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं हो सकती। गारंटी कंपनी दो टाइप की होती है, शेयर कैपिटल के साथ भी हो सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे शेयर कैपिटल होगी कंपनी में तो वहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो कितनी होगी? लिमिटेड। कितनी होगी? उसको अनपेड अमाउंट भी देना पड़ेगा अपनी शेयर्स के ऊपर, प्लस दो चीज़ें देनी पड़ेगी, गारंटेड अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और अनपेड अमाउंट भी पे करना पड़ेगा अपने शेयर्स के ऊपर। मतलब अगर कंपनी जो है मैं इधर आती हूँ, ठीक है,
और अगर हम इधर बात करें तो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था 1000 शेयर्स का। 1000 शेयर्स के ऊपर 70 रुपीज़ जो है वो मेरा अनपेड था। 70 रुपीज़ मेरा अनपेड था, तो मेरे को ये भी पे करना पड़ेगा अनपेड अमाउंट, और 70,000 की जो मैंने गारंटी दी है मुझे ये भी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल जहाँ पे है वहाँ पे अनपेड की अमाउंट भी पे करना पड़ेगा मुझे और गारंटेड अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे विदाउट शेयर कैपिटल है वहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो कितनी होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? ओनली टू द गारंटेड अमाउंट। गारंटेड अमाउंट कहाँ पे लिखा होता है? स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना अमाउंट गारंटेड तौर पे लिखा हुआ है उतना ही मेंबर्स को पे करना पड़ता है, गारंटर्स को पे करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन सी गारंटी कंपनी होती है। देखिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज होते हैं जितने भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल क्लब्स वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, और सोसाइटी और एसोसिएशन प्रमोटिंग आर्ट, साइंस एंड कल्चर। ये सारे के सारे जितने भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सारे के सारे गारंटी कंपनी के अंदर आते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था, ठीक है ना। आपने देखा होगा अपने आसपास, डीएवी एक संस्था है, एसडीवीएम एक संस्था है, सनातन धर्म, ठीक है ना, डीपीएस, ठीक है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल का एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, संस्था के स्कूल जैसे सनातन धर्म हो गया, हमारे एरिया में जो है डीएवी हो गया, ठीक है ना। सारे के सारे संस्था के स्कूल्स होते हैं, संस्था के कॉलेजेस वगैरह होते हैं। तो जो संस्था ने खोला होता है, एक लोगों के एसोसिएशन ने, कुछ लोग जुड़े, उन लोगों ने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दिया जिनका मेन पर्पस जो है वो लोगों की सेवा करना होता है। उनका मेन मकसद पैसे कमाना नहीं होता। हालांकि अब हर चीज़ में धंधा हो चुका है, हर चीज़ में प्रॉफिट कमाने लग गए, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोली जाती है वो मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोली जाती है, ठीक है ना। तो जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो गारंटेड कंपनी के अंदर आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेड बाय शेयर्स मैम बहुत बार पढ़ रही है, अब तो बस आप आगे बढ़िए, बस हम भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 222, क्योंकि ये पीपीटी अगर आपने पढ़ ली तो आपको दोबारा से इन कंपनी की बाइफर्केशन को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये बहुत ही आम बिजनेस एंटिटी, आम तो इसको बोलेगी कि भाई हमारे देश की 99.28% कंपनीज जो है वो अगर लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होगी तो ये तो मोस्ट कॉमन टाइप ही होगी। इसको तो हम बोल ही सकते हैं कि दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। हर कोई लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी खोल के बैठ जाता है, ठीक है ना। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, कितनी लिमिटेड होती है मेंबर्स की लायबिलिटी? लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितने की अनपेड है। हमारे केस में हमने 70 रुपीज़ वो अनपेड बोला था कि 70 रुपीज़ अभी तक मैंने पे नहीं किए हैं, तो मैं जो है वो अनपेड शेयर्स के लिए लायबल हूँ। इफ़ द कंपनी इनकर्स डेप्ट, अगर कंपनी कोई डेप्ट उधारी करती है, शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल। शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं है। मैं अपनी घड़ी गाड़ी नहीं बेचूंगी, मैं तो साफ साफ कह दूँ कि मैं नहीं बेचूंगी। बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर, मैं कितना दूंगी, जितना मेरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी? 100 रुपये की मेरी फेस वैल्यू थी, मैं उसको कहूँगी देखो 30 रुपये की इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों को पे कर चुकी हूँ और 70 रुपीज़ की पेमेंट करनी बाकी है। तो यस, 70 रुपीज़ के लिए ही मैं लायबल हूँ, उससे ज़्यादा के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। एंड फिर मैंने एक स्टैट्स वही लिखा कि एज पर द नवंबर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ MCA 99.28% कंपनीज आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टैट दिखाई दे रहा होगा, चलिए अब दिखाई दे रहा है। 99.28% ऑफ द कंपनीज आर रजिस्टर्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनलिमिटेड कंपनी के केस में आते हैं। मैम अब तो ना बस पता ही लग गया हमें अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो सेक्शन 292 इसके बारे में हमें बताता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनलिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर, इज अ टाइप ऑफ कंपनी, ये वो कंपनी होती है वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर्स के ऊपर कोई लायबिलिटी की लिमिट नहीं होती है। दिस मीन्स दैट इन द इवेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप,
अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो या वाइंडिंग अप हो रहा हो कंपनी का, द मेंबर्स, द शेयर होल्डर्स आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स, फॉर ऑल द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी के सारे डेब्ट, सारी की सारी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए मेंबर पर्सनली लाइबल होगा। अगर मैं एक अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर हूँ तो मेरी घड़ी, गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, बीवी बच्चे तो नहीं, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ। पर्सनली लाइबल हूँ मैं कंपनी के सारे डेब्ट और लाइबिलिटी के लिए विदाउट एनी लिमिट, बिना किसी लिमिट के, ठीक है। However, their personal liability arise only after the company asset has been exhausted. अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पर्सनल लाइबिलिटी कब एग्जॉस्ट, पर्सनल लाइबिलिटी कब अराइज होगी, आपको पर्सनली कब पे करना पड़ेगा, जब कंपनी के सारे एसेट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज कल हमने सैलमन वर्सेस सैलमन का केस देखा था, और सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में क्या था कि सैलमन एंड कंपनी के पास लाइबिलिटी जो है उसी का केस लेते हैं कि 17,000 रुपये की उनकी जो लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब वो 17,000 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए उनके पास सिर्फ 6,000 के एसेट थे, 6,000 पाउंड के एसेट थे, ठीक है ना। तो कंपनी के जब सारे के सारे एसेट्स को एग्जॉस्ट कर लिया तो जितनी भी लाइबिलिटीज बाकी बची उन सारों को हम कैसे पे करेंगे, उन सारों को हम जो है वो मेंबर की पर्सनल एसेट्स से यूज़ करेंगे। मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा और उनसे जितना भी पैसा निकलेगा वो सारा का सारा पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है ना, पर्सनल एसेट्स। ठीक है, अब आपको कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको अच्छा खासा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनी क्या कहती है, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनीज होती है जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, बिना किसी लिमिट के। इवन मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। और हमारी जो पर्सनल लाइबिलिटी है वो तब अराइज होगी जब कंपनी के सारे एसेट्स को एग्जॉस्ट कर लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म करना। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार अब तो एग्जॉस्ट हो गई मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अब मेरे को कोई ना छेड़ो, अब मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल ही, ठीक है। तो ख़त्म होना, फिनिश होना। आगे बढ़ते हैं। वाइल अनलिमिटेड कंपनीज आर रेयर इन इंडिया, बहुत ही कम, देखते हैं कितनी कम थी भाई। हमने जो स्टैट्स देखा था MCA का स्टैट्स, उसमें अगर अनलिमिटेड कंपनी की बात करो तो सिर्फ 310 कंपनी 310 कंपनीज आर देयर जो कि अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। बाकी सारे की सारी जो कंपनीज है या तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। 310 कंपनीज है, तो वेरी रेयर इन इंडिया। येस यू आर राइट, 310 ही कंपनीज हैं इंडिया में जो कि अनलिमिटेड है ड्यू टू देयर लाइबिलिटी स्ट्रक्चर, इनकी लाइबिलिटी के कारण। क्योंकि इंडिया में हर कोई डरता है, यार हमारी अगर पर्सनल एसेट्स कुर्बान हो गई तो हमारी घर गाड़ी सब बिक जाएगा, तो नहीं, हम नहीं करते। सम एंटिटीज प्रेफर दिस स्ट्रक्चर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब भाई अनलिमिटेड कंपनी है, किसी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ेगी, कोई हमसे पूछने नहीं आ सकता, हर कोई हमारी कंपनी में नहीं घुसेगा, प्राइवेसी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा अपना कंपनी में, हेलो कंपनी क्या हम एंट्री ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी में कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ग्लोबली, अगर हम ग्लोबली तौर पे देखें तो दे आर मोर कॉमन। ज़्यादातर अनलिमिटेड कंपनी अगर हम ग्लोबल तौर पे देखें, पूरे विश्व में देखें, तो ये वाले जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस लाइक लॉ फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स जो है बाहर, वो अनलिमिटेड कंपनीज जो है वो मेनली बनाते हैं, ठीक है। दिस आर द मोर कॉमन इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। बट इंडिया में रेयर है। इंडिया में हम लोग ना रिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा डरते हैं। हमें ऐसे लगता है यार कंपनी डूब गई तो आगे बढ़ाने की नहीं सोचेंगे हम कभी भी, हम ये सोचेंगे कंपनी डूब गई तो, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन बाहर वाले लोग थोड़ा ग्रोइंग माइंडसेट उनका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो अनलिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने, चलिए चार्ट बना के क्या ही मिलेगा हमें, तो हमने बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में बातचीत की, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम आप लोगों को आगे वाली कंपनीज बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कौन कौन सी कंपनी होती है और भी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है। आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो एक बहुत बड़ा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को जैसे बोलती हूँ कि क्लास को पढ़िए, समझिए और रिवाइज कीजिए,
ठीक है ना, बिकॉज विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं है। मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम लिख लिख के याद कर रहे हैं। आपको जैसे याद होता है ना आप वैसे करिए। आपको अगर बार बार पढ़ के याद होता है तो आप वैसे कीजिए। अगर आप लोग लिख कर याद होता है तो लिख कर याद कीजिए, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग, हम जब पढ़ते हैं तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो वो दिमाग में चला जाता है। इधर इधर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि लॉ की टर्म्स इतनी जल्दी से याद नहीं होती है। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनी है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, अगर आप कहोगे कि भाई कंपनी लॉ हमें आता है, तो आपसे ये बेसिक टर्म्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, लायबिलिटी के बेसिस पे बताओ भाई, ठीक है, एमसीए की साइड पे बताओ, तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स के साथ ही पढ़ा रहे हैं, तो उनको पढ़ना, समझना और रिवाइज करना। तब तक के लिए बाय बाय।